नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नया मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अवश्य लगाएं और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से वो आप हमें कमेंट कभी करें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर भाई कहा गया है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोर अवस्था का विकास। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर साथ में कमेंट करते जाएं। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इन्होंने किशोर अवस्था की विकास से संबंधित बात की है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई आप देखें यहाँ पर लंबाई, भार, त्वचा का रंग, आंख एवं बालों की बात की गई है। मेरे भाई ये भावनात्मक कारक तो है नहीं है, ना मानसिक कारक हैं, बल्कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, आंख, भैया ये कैसे हैं, ये भौतिक कारक हैं। अर्थात ये हमारे कैसे हैं, ये भौतिक अंतर की बात। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, भौतिक अंतर होता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखिए भाई प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे गाइज, क्या बात है, आप सभी के बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आए हैं। आप लोग भाई कमेंट करते जाओ, मैं सभी के कमेंट देखता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। पहले आप प्रश्न ध्यान से समझा करो, उसके बाद ही आप आंसर दिया करो तो गलती नहीं होगी। देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने की बात की गई है, तो मेरे भाई परिवार में गरीबी होगी तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चे की प्रभाव डालेगी। स्नेह का अभाव होगा तो भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा तो भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भैया कक्षा में नींद आना ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालेगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट रहता भाई मेरे आपका तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं कि जो आनुवांशिकता है और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, यही भैया व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं, ठीक है। हर ऐसा नहीं है सारे व्यक्ति आपको एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, बताइए भाई सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है। तो मेरे भाई सामाजिकरण एक प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा क्या होता है,
संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है और इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। किससे सीखता है? सामाजिकरण से। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षा को अर्जित करने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? सामाजिकरण है। समझ गए ना भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? मेरे भाई यहां पर अतीत का अर्थ क्या है? पहले की समान परिस्थिति में जो अनुक्रिया की गई हैं उसी के आधार पर बच्चा क्या करता है? नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, यहां पर आप लोग जब बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जो पूर्व में उसके द्वारा की गई है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है भैया सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों का आंसर देते जाएं। बहुत अच्छे शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बताइए बाल केंद्रित कक्षा की भैया प्रमुख विशेषता क्या होती है? यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, ऑप्शन बी में। ओके, तो मेरे भाई देखिए पुरस्कार की यहां पर बात की गई है, यहां पर शिक्षक बल का प्रयोग करे ये बात की गई है, तो भैया ये तो पहले काट दो आप। बिल्कुल भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। देखिए इसको थोड़ा समझ लो जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है भैया, इसमें जो विद्यालय का वातावरण होता है और शिक्षक की शिक्षण प्रणाली होगी और जो पाठ्यक्रम होता है यह सभी भैया बालक की योग्यता के अनुसार रखा जाता है। इसी का नाम क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, ताकि बालकों को स्वतंत्रता एवं सुगमता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और वे स्वयं की समझ को विकसित कर सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? भैया बहुत आसान है। एक तत्व सिद्धांत, ये भैया एक बुद्धि का सिद्धांत है। द्वितत्व ए भी है, बहुतत्व ए भी है। लेकिन यहां पर जो कहा गया है प्रत्यागमन सिद्धांत, मेरे भाई प्रत्यागमन सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना जो एक तत्व सिद्धांत है बिने ने दिया था, द्वितत्व दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में TAT परीक्षण, जो कि व्यक्तित्व को मापने का एक परीक्षण है, तो बताना है भैया ये कैसा परीक्षण है? आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है या फिर प्रायोगिक तकनीक है? तो मेरे भाई ध्यान रखना प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात जो TAT परीक्षण है यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपीय तकनीक है जिसका भैया निर्माण किसने किया था? मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में किया था। इसमें भाई होता क्या है? इस परीक्षण में भैया मेरे 31 कार्डों का प्रयोग होता है और ये जो भैया परीक्षण है 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों पर किया जाता है। जितने भैया पॉइंट बताते जा रहा हूं सारे याद रखना क्योंकि यहां से मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं और आप लोग जो आंसर दे रहे भैया वो बिल्कुल सही है। उसके लिए मैं सभी से बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक।
एडवांस से भैया बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत शानदार प्रदर्शन है। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि इस बार हमें वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना है। चलिए, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, बताइए किसने भैया चिंतनशील सोच की चर्चा की है? तो मेरे भाई जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। जिन लोगों ने यहां पर ऑप्शन ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 12, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति है दर्शाती है कि, तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जब भी लड़के लड़कियों में इस तरह से विभेद किया जाए, ठीक है, भेदभाव हो लड़के लड़कियों में, तो वहां पर क्या है, जो लिंग पक्षपात है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां पर आप ऑप्शन ए में ही देख सकते हैं, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ना ऑप्शन बी में ए दिखेगा, ना सी में, ना डी में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। इसका अर्थ भैया ये है कि जो शिक्षार्थी हैं भैया, इनमें क्या होता है, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, है ना। जिस तरह से हमारी 5 उंगली होती भैया एक जैसी नहीं होती, इसी तरह से भैया कक्षा में जो बच्चे होते हैं भैया वो भी सब अलग अलग होते हैं। तो बताइए ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर नहीं मेरे भाई, क्योंकि बच्चे कैसे अलग अलग हैं। कठोर अनुशासन नहीं भैया। परीक्षाओं की संख्या, इससे भाई कुछ नहीं होने वाला, बल्कि क्या है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जिससे क्या होगा भाई, यदि शिक्षक भैया सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराएगा तो भले ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, लेकिन उनका जो अधिगम भैया समान रूप से होता रहेगा। ओके, बहुत अच्छी गाइड, क्या बात है, बहुत शानदार आंसर दिए हैं आप लोगों ने। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो विद्यालय में बच्चों का आकलन होता है मेरे भाई, बताइए किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, थोड़ी कोई खरीदना है आपको वहां पर कुछ। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। या फिर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं। तो बिल्कुल भैया सही बात है। आप ये बताएं, जो बच्चे भैया कक्षा के, उनका ज्ञान शिक्षक को ज्यादा है, किसी दूसरे को नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और जितने साथी भी हमारी क्लास को देख रहे हैं भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच कि एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है, बताइए भाई मेरे। तो यहां पर मूल्यांकन भी सही और आकलन भी सही है। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ए और बी दोनों। क्योंकि मेरे भाई मूल्यांकन और आकलन ऐसी प्रणालियां होती हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है, और शिक्षक क्या करता है, इन दोनों की सहायता से विद्यार्थी में देखता है क्या सा क्या है। ठीक है, और इससे क्या होता है, सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। बताएंगे आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो मेरे भाई विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं, तो मेरे भाई एनसीएफ के अनुसार उनका जो ये प्रबंध है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए अलग से कोई विशेष विद्यालय का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर कहा गया है। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए डिस्फेजिया क्या है मेरे भाई? जो डिस्फेजिया भैया यह एक भाषा विकार होता है, तो भैया ये तो हो नहीं सकता। डिसकैलकुलिया क्या है भैया? यह गणना विकार होता है। ठीक है, और डिसलेक्सिया क्या होता है भाई मेरे? तो डिसलेक्सिया भैया होता है पठन विकार होता है। लेकिन जो डिस्प्लेक्सिया भैया यह अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, जिसमें बच्चे क्या होता है गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए यहां पर गतिविधि की भैया बात की गई है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए आप क्या होगा करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल भैया यहां पर जो साथी ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। क्योंकि भैया प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनमें मौलिक चिंतन, सृजनात्मकता आदि गुणों का संयोजन होता है। ओके, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? बताएंगे आप लोग। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, बताइए उनके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो मेरे भाई यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मूर्त का मतलब क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष रूप से समझाना। ठीक है, क्योंकि भैया क्या है वो मानसिक रूप से पिछड़े हैं अर्थात मंद बुद्धि के बालक है मेरे भाई। ओके, यदि आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं तो इससे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाएगा वह स्मृति पटल में उनके ज्यादा समय तक रहेगा। यही रीजन है कि आप उनको कार्यों को मूर्त रूप से समझाएंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। और हो सकता है कुछ साथी मुझसे बोलेंगे सर आप बहुत टाइम लेते हैं। मेरे भाई यदि समझाया नहीं मैंने आपको तो क्या मतलब? ऐसे तो भैया आपको बुकें बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन समझ लोगे तो बहुत फायदा होगा। ओके, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान अर्थात NIVH कहां पर स्थित है? तो मेरे भाई ये कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? देखिए भैया सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है चिंतन प्रक्रिया में कौन है? तो भैया चित्र तो भैया है, क्योंकि चित्र से क्या होता है ये चिंतन को हमारे बढ़ावा देते हैं। प्रतीक एवं चिन्ह है, भाषा, ये भी सही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं भैया जो ऑप्शन सी, क्या बात है गाइस, बहुत अच्छे यहां पर आंसर आ भी चुके हैं आप सभी के। ऑप्शन सी यहां पर भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मांसपेशी क्रिया है भैया ये सबसे कम महत्वपूर्ण होंगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताएंगे आप लोग। तो मेरे भाई ध्यान रखिए जो गैगने हैं इनका संबंध है अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि इन्होंने क्या किया भैया? अधिगम का श्रेणी क्रम किया है। ठीक है, ओके, चलिए
इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, बताएंगे भाई मेरे वह कौन से विद्यालय हैं जहां पर समस्या समाधान सफल है। तो भैया जहां पर परिवर्तनशील एवं लचीली पाठ्यचर्या है, जो साथी यहां पर ऑप्शन ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। अर्थात विद्यालयों में जो पाठ्यचर्या भैया यह निरंतर और समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है विद्यार्थियों के अनुसार। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, बाह्य कारक की यहां पर बात की गई है मेरे भैया। भावना क्या बाह्य कारक है? नहीं। दृष्टिकोण भैया कैसा है? ये भी भैया क्या है? आंतरिक कारक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिसमें आंतरिक कारक है वो तो भैया क्रॉस कर दो। लेकिन जो यहां पर ऑप्शन बी दिया है संस्कृति और प्रशिक्षण भैया, ये होगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बताएंगे भाई। बच्चों भैया जो संवेगात्मक समायोजन है भैया एक किसमें भैया प्रभावी होता है? व्यक्तित्व के निर्माण में बिल्कुल भैया होता है। कक्षा शिक्षण में भी होता है, हाँ भाई होता है। अनुशासन में बिल्कुल, तो बिल्कुल क्या बात है साथ, बिल्कुल यहां पर आप सभी के आंसर आ चुके हैं जो कि सभी के करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग मैंने देखा है भाई मेरे, उनके द्वारा कोई क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाता है तो बाद में वो आंसर कमेंट ही नहीं करते। भाई इससे क्या है मेरे भाई, आप देखो आप गलती कहां पर कर रहे हो, और जो गलती भैया आपसे हो रही है आप उस पर कार्य करो। उस गलती को आप ऐसा करो कि आने वाले समय में गलती ना हो, ठीक है। चलिए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक व कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो मेरे भाई अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण भैया ये होता है जन्मजात और अर्जित। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहां पर हमारा? ऑप्शन सी के साथ। हम सभी को पता है जो अब्राहम भैया मैस्लो हैं इन्होंने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है। जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे भूख प्यास ये जन्मजात होते हैं भाई, और अर्जित कौन सी होती हैं? जो अर्जित की जाती हैं जैसे प्रतिष्ठा रुचि, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। और भाई मैं फिर से बोलता हूं आप सभी से, जो भी हमारी क्लास को देख रहे हैं भैया वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दें भाई। चलिए अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, बताएंगे आप। देखिए मदद नहीं करता मतलब यहां पर मेरे भाई क्या है, आपको नेगेटिव कथन देखना है। तो मेरे भाई जब भी आपको ऐसा मिले नहीं करता तो सीधा उसमें भैया नेगेटिव कथन देख लो। देखिए बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। देखिए भैया यदि भैया बच्चा को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना अर्थात दूसरों बच्चों की बुराई करने देना, तो मेरे भाई ये क्या है? ये सही कार्य थोड़ी है। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, बताएं। जो मेरे भाई शिक्षक विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है, बताएंगे आप लोग परामर्श की भूमिका सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए सर्वाधिक पूछा है, ऐसी नहीं भैया भूमिका सभी में होती है लेकिन सबसे अधिक किसमें होती है मेरे भाई? ये यहां पर कहा गया है। तो इससे क्या होता भैया? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए?
जैसा मैंने भैया वहां बोला था नहीं करना चाहिए, मतलब यहां पर आपको नेगेटिव कथन देखना है। तो भैया आंसर के पीछे मत भागो मेरे भाई, सीधा नेगेटिव कथन इसमें से देख लो भैया कौन सा है। देखिए, दबाव से किसी बात पर विचार के लिए राजी करना, ये आपको मिल गया, मार दो साले को यहीं पर, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही भैया आपको एग्जाम में भी करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव कथन पर आपको विशेष फोकस करना है मेरे भाई। ओके, प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। निम्न में लिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? देखिए भैया, स्मरण करने की यहां पर बताना है कौन सी विधि है। तो मेरे भाई विचार साहचर्य विधि ये भी सही है, मिश्रित विधि ये भी सही है। तो यहां पर जो साथी यहां पर ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने आज क्लास अटेंड की, आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। भैया क्लास पसंद आई तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे भैया अगली क्लास में, ठीक है। आज शाम को भैया मॉडल पेपर होगा 150 अंक का, आपको वो जरूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।